नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स डीआरएस टॉपर्स लाइव पर स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टार्ट हमने किया था इंडियन ज्योग्राफी से। आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कुछ ऐसे टर्म्स जिनकी रिक्वायरमेंट है आपको मैपिंग पढ़ने के लिए। हम सबसे पहले स्टार्ट किया है हमने इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी के जो चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, अब वर्ल्ड मैपिंग भी हम साथ साथ में करेंगे। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आते हैं उन टर्म्स पर और जानते हैं कि क्या है और उनकी क्या मीनिंग्स हैं। वर्ड है सी। सी क्या होता है? उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ओशन के लिए हमने आपको डिस्कस किया हुआ पहले वीडियो में ही। हमने बताया आपको ओशन। ओशन क्या होता है? नेचुरली सेपरेटेड ब्रॉड वाटर बॉडी इज कॉल्ड ओशन। मतलब प्राकृतिक रूप से अलग थलग जो पड़ा हुआ एक ह्यूज वाटर बॉडी जो है उसको हम क्या कहते हैं? ओशन कहते हैं। ओशन के लिए हमने आपको बताया कि सिर्फ 5 ही ओशन है और पांचों का नाम अगर उनकी आकार के हिसाब से अगर घटते क्रम में लिखें तो हमने याद करने का ट्रिक बताया था पैसा। पी से क्या है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। ए से क्या है? अटलांटिक ओशन। आई से क्या है? इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। एस से आपको हमने क्या बताया था? साउदर्न या अंटार्कटिक ओशन। और ए से क्या आपको बताया था? आर्कटिक ओशन। तो ये 5 ओशन यानी 5 महासागर जिसको आप हिंदी में कहते हो। फिर महासागर के बाद में लोकली सेपरेटेड वाटर बॉडी ऑफ ओशन जो होता है, यानी महासागर का जो एक सेपरेटेड पोर्शन होता है। सेपरेटेड पोर्शन का मतलब क्या हुआ कि जो ये हमारे स्थल खंड हैं, जो क्या है हमारे स्थल खंड हैं, इनके आसपास में एक वाटर बॉडी होता है जो मेन मुख्य वाटर पोर्शन से, जैसे ये यहाँ तक क्या, ये इंडियन ओशन है। अब यहाँ से थोड़ा सा सेपरेटेड ये वाला जो वाटर बॉडी है इसको हम क्या कहते हैं? अरेबियन सी यानी अरब सागर कहते हैं। ये महासागर है और ये सागर है। सागर क्यों? क्योंकि ये मुख्य भूमि के पास में है और ये इस वजह से इस मुख्य भूमि का ये लोकल वाटर बॉडी कहा जा सकता है। ठीक, तो ये हमने अपने समझने के लिए ये नाम दे रखे हैं। तो ये क्या हो गया? सी, सागर या समुद्र जिसको आप बोलते हो। ठीक, फिर वर्ड आता है पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब ये हो गया प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है कि लैंड एरिया, भूमि जो है जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई हो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप या पेनिनसुला। उदाहरण के तौर पे ये साउदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, इंडिया का साउथ का पार्ट है। तो ये देखो ये कैसा है? तिकोना पोर्शन जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम इंडियन पेनिनसुला भी कहते हैं या साउदर्न इंडिया, साउदर्न इंडियन पेनिनसुला। आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। दूसरा है अरबियन पेनिनसुला। मैप में जब आप देखोगे तो अरबियन पेनिनसुला इस तरीके से जब आप देखोगे कंट्रीज होंगी, बीच में यहाँ पर ये ऐसे वाटर बॉडीज हैं चारों तरफ से, तो इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं अरबियन पेनिनसुला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका कि गल्फ, बे एंड बाइट। ये क्या होते हैं? तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ पोर्शन प्रायद्वीप कहलाता है। तो पानी का मतलब 3 तरफ से लैंड से घिरा हुआ जो वाटर बॉडी है उसको हम गल्फ, बे और बाइट कहते हैं, तीनों ही। अब किसको गल्फ, किसको बे और किसको बाइट कहेंगे, ये जानने के लिए तरीका है कि जहां पर लैंड चारों तरफ लगभग मैक्सिमम पोर्शन घिरा हुआ हो, बहुत सकरा सा पोर्शन हो पानी को निकलने के लिए, उसको हम कहते हैं गल्फ। इसकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा ओपन स्पेस है तो उसको हम कहते हैं बे। और इसकी भी तुलना में थोड़ा सा ओपन हो तो उसको हम कहते हैं बाइट। उदाहरण के तौर पे अब अगर आप देखो तो गल्फ ऑफ कच्छ, बे ऑफ बंगाल एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बोला है। चलिए इसको मैप पे देखते हैं। ये है हमारा गल्फ ऑफ कच्छ। आप देख रहे हैं कि ये बड़ा सा लैंड मास है और इसके बीच में ये वाटर बॉडी है, बहुत सकरी सी, थोड़ा सा पतला रास्ता है निकलने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये कच्छ में पड़ता है इसलिए इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। ये खंभात है, इसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ खंभात। ठीक है, ये भी देखो लैंड मास पूरा इस तरफ से है और पतली सी वाटर बॉडी, इसको बाहर निकलने का रास्ता ये है। उसी के कंपेयर में आप ये देख रहे हो, ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, ये पूरा पहले बंगाली हुआ करता था, इसीलिए इसको हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं क्योंकि ये बंगाल के पास में है। इन दोनों के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा ओपन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बे। आगे चलते हैं। अब आप देखोगे बाइट, तो ऑस्ट्रेलिया के अगर आप साउथ पोर्शन में आप देखोगे तो आप ये देख रहे हो कि ये है लैंड मास, लगभग 3 तरफ से ये एक ब्रॉड एरिया में है। इन दोनों के कंपैरिजन में, किसके? गल्फ और बे के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा ओपन स्पेस है, इसलिए इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट मतलब अगर आप कभी दांत से काटो सेब को तो देखो इसी साइज का आप
कट करोगे। हमारा दांत भी तो ऐसे ही होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह से नाम दे दिया गया बाइट का। कंपेयर करो, ये हो गया बाइट और ये है आपका स्पेंसर गल्फ। अब देखो गल्फ के लिए कितना सकरा रास्ता है और ये बाइट के लिए कितना चौड़ा है। अब आप ये फ़र्क समझ में आ गया आपको। आप मैप में देख लो, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आप देख रहे हो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और ये क्या है, स्पेंसर गल्फ है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद वर्ड यूज होता है स्ट्रेट, चैनल एंड पास। ठीक है, तो इनको हम जो नाम देते हैं इनको हम कहते हैं जल डमरू मध्य, समुद्र संधि या जल ग्रीवा। ग्रीवा मतलब गर्दन, पतली सी, देखो आप देखो तो गर्दन की तरह है ये। इसको समुद्र संधि, संधि मतलब इधर भी समंदर होगा, ह्यूज वाटर होगी, इधर भी ह्यूज वाटर बॉडी होगी, इन दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए इसको संध कहते हैं। अगर आप इसको देखो तो डमरू की तरह आकार है, इसीलिए इसको जल डमरू मध्य कहते हैं। ये मध्य में है, ठीक है, तो इसीलिए इसको जल डमरू का मध्य वाला पोर्शन कहते हैं। किसको, तीनों को, स्ट्रेट को भी, चैनल को भी, पैसेज को भी। तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि स्ट्रेट संकरा होता है, पतला पोर्शन होता है। चैनल स्ट्रेट की तुलना में थोड़ा सा चौड़ा होता है और पैसेज उसकी तुलना में थोड़ा सा और चौड़ा होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो ये आप देख रहे हो यूरोप है और ये आप देख रहे हो अफ्रीका, इधर आपका अटलांटिक ओशन, इधर आपका मेडिटेरेनियन सी है। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो ये संकरा रास्ता है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, अब और अगर इसके आगे चलें तो हमने बताया चैनल क्या होता है, थोड़ा सा और इन कंपेयर टू स्ट्रेट थोड़ा सा चौड़ा जल डमरू मध्य है ये। तो अगर आप इसका उदाहरण देखें तो इसको इंग्लिश चैनल की बात हम करें तो ये है यूनाइटेड किंगडम और ये है फ्रांस, इसके बीच में इन कंपेयर टू दैट ये थोड़ा सा चौड़ा रास्ता है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। फिर आगे चलें हम पैसेज की बात करें तो हमने बताया कि उन दोनों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, पास। तो इधर आपका हो गया पैसिफिक ओशन, इधर हो गया अटलांटिक ओशन, इन दोनों की इधर में आप देख रहे हो ये आपका क्या है, साउथ अमेरिका, ठीक, और ये आपका क्या है, अंटार्कटिका। इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये रहा ड्रेक पासेस, ठीक है, जो उन दोनों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं केप। केप जिसको आप क्या कहते हैं, अंतरीप, या इंग्लिश में इसको बोलें तो हेडलैंड बोलते हैं। हेडलैंड मतलब एकदम शीर्ष, एकदम कोने पे जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं केप। तो केप क्या होगा, अगर आप देखो एकदम यहाँ कॉर्नर पर है और ये लगभग 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, एक तरफ ये होता है, ठीक है। पेनिनसुला का जो नोक होता है एक तरह से कह लो, वही आपका क्या कहलाता है, केप। तो उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ, उदाहरण है साउदर्न इंडिया का जो साउदर्न पार्ट में जो एकदम नोक वाला पोर्शन है ये है, इसको हम नाम देते हैं केप कमोरिन, जो कि कन्याकुमारी का ही पार्ट है, कन्याकुमारी में ही पड़ता है। तो इसी को कई बार कन्याकुमारी या केप कमोरिन इसी को कहते हैं, ठीक। दूसरा है केप ऑफ गुड होप, जो कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका के साउथ में, और केप हॉर्न आपका साउथ अमेरिका के साउथ में है। हम दिखाते हैं सबको। ये हो गया साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर जो इसका टिप पर जो ये पॉइंट है ये हो गया आपका हेडलैंड, मतलब किसी का शीर्ष एक तरीके से कह लो, किसी भी डायरेक्शन में। तो ये है केप हॉर्न। तब आपको समझ में आ गया कि केप हॉर्न कहाँ है, साउथ अमेरिका के साउथ में। केप ऑफ गुड होप, अंग्रेज जहाँ से होते हुए आए थे, यूरोप से होते हुए सबसे पहले ये कहाँ पे आए थे, केप ऑफ गुड होप, और यहीं से फिर आगे आए थे, ठीक है। उत्तम आशा अंतरीप जिसको कहते हैं आप, तो केप को अंतरीप भी मैंने बताया, ये यहाँ पर है साउथ अफ्रीका के साउथ में। और केप कमोरिन आपका कहाँ पर है, ये इंडिया के एकदम साउदर्न पार्ट में, कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये वर्ड हो गया केप। आगे चलते हैं। एक वर्ड आप देखते हो डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल जिसे आप कहते हैं। तो मरुस्थल का नाम सुनते ही हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आता है कि पूरे रेत ही रेत भरी पड़ी है, बालू, सूखा। ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा रीजन, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ का जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से कम होता, एनुअल रेनफॉल जो वहाँ पर है, वर्ष भर वहाँ पर जो बारिश है वो 25 सेंटीमीटर से अगर कम हो रही है तो उस एरिया को हम डेजर्ट यानी मरुस्थल कहते हैं। ये मरुस्थल 4 तरह के होते हैं। इनके नाम है हम्मादा डेजर्ट, रेग डेजर्ट, अर्ग डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। ये होता क्या है, हम्मादा डेजर्ट यानी नेकेड स्टोनी डेजर्ट जिसको कहते हैं। ये नेकेड स्टोनी डेजर्ट इजिप्ट में है, मिस्र का। ये उसका एक लुक आप देख लो, ये बड़े बड़े पत्थर दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ पर बस ये बड़े बड़े पत्थर ही होंगे, ठीक है, ऐसे दूर दूर तक फैले हुए। यहाँ पर एनुअल रेनफॉल ऑब्वियस सी बात है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। कोई खेती बाड़ी कुछ यहाँ पे हो नहीं सकती है, कोई कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। कटीले झाड़ीदार पेड़ मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो इसीलिए ये किसका उदाहरण हो गया, हम्मादा डेजर्ट का। दूसरी बात करते हैं हम
किसकी? रेड डेजर्ट की। तो रेड डेजर्ट को ही हम कहते हैं कंक्रीट डेजर्ट। इस तरीके से उन्हीं बड़े बड़े पत्थरों का जब छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा और छोटा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेड डेजर्ट कहते हैं। इसके बाद बात आती है अर्ग डेजर्ट की। अर्ग डेजर्ट को ही सैंडी डेजर्ट कहते हैं। तो जो मरुस्थल हमारे ध्यान में आता है, सहारा का मरुस्थल या इंडिया का थार मरुस्थल जो आता है, जहाँ पर सिर्फ बालू है, रेत है, तो रेत भी क्या है? उन्हीं पत्थरों का और छोटा टुकड़ा। पहले आपको क्या मिला? बड़े पत्थर, फिर वो टूट करके छोटे हुए तो वो दूसरे मरुस्थल हो गए, तीसरे ये हो गए, ठीक है, और बारीक से। तो ये है, इस तरह के जो डेजर्ट हैं इसको आप कहते हो अर्ग डेजर्ट। फिर उसके बाद आता है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का मतलब हो गया, जैसे इंडिया की बात करें तो ये लद्दाख, स्नो या आइस। लद्दाख का जो पोर्शन है आप देखोगे बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ पे क्या होती है? सिर्फ स्नो, सिर्फ आइस होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ये कौन सा रीजन हो गया? कोल्ड डेजर्ट हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से ये मरुस्थल के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, बात आती है माउंटेन की। हम वर्ड सुनते हैं माउंटेन, पर्वत। पर्वत पर्वत क्या होता है? उसकी परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो डेफिनेशन उसकी होती है कि ब्रॉड लैंड एरिया, बहुत बड़ा सा ऐसा लैंड एरिया जिसकी जो हाइट है, एवरेज हाइट है, वो 600 मीटर से ज़्यादा हो, 600 मीटर या उससे ऊपर हो, और उसका जो टॉप है वो कैसा हो? कोनिकल, यानी कि नुकीला हो। तो ऐसे लैंड मास को हम क्या कहते हैं? पर्वत, यानी कि माउंटेन कहते हैं। इसके बाद वर्ड आता है प्लेटू। क्या आता है? प्लेटू, जिसको आप क्या कहते हैं? पठार। तो इसकी परिभाषा अगर कोई पूछे तो ब्रॉड लैंड एरिया, ये भी फैला हुआ बड़ा सा लैंड एरिया होगा जिसकी हाइट जो है वो, हाइट इसकी कितनी होगी? 300 मीटर से ऊपर होगी, और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होगा ये फ्लैट होगा, टेबल टाइप फ्लैट। मतलब इसके ऊपर आप खड़े हो सकते हैं, रुक सकते हैं, यहाँ पे घर वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो इधर, ये पीछे दूर दूर तक जो आपको दिख रहा है, तो इस तरह का जो लैंड मास आपको दिखेगा जिसकी एवरेज हाइट 300 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। पठार बहुत सारे हैं, छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है, दक्कन का पठार है, बुंदेलखंड बघेलखंड पठार है, मालवा का पठार है, ठीक है, मेवाड़ का पठार है, बहुत सारे ऐसे पठार आपको दिखेंगे, ठीक। तो जो माउंटेन होता है वो धीरे 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 टूटते टूटते वो थोड़ा सा और जब डाउन होता है तो पठार में बदलता है, पठार से फिर किस में बदलेगा? लैंड में। लैंड का मतलब किस में बदलेगा? वो प्लेन एरिया में बदल जाएगा। तो प्लेन एरिया क्या होता है? ब्रॉड, लेबल्ड या फिर हल्का सा वेव्ड एरिया, ठीक है, जिसकी एवरेज हाइट, जो मैक्सिमम हाइट है वो 200 मीटर तक या उससे नीचे हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आया कैसे लैंड मास का फॉर्मेशन होता है। लैंड मास सबसे पहले क्या होगा? इस तरीके से कोनिकल होगा, फिर नदियों से अलग अलग तरीके से मानसूनी अलग अलग तरीकों से क्या होगा? ये कट छट करके थोड़ा सा इस तरीके से ये टेबल टाइप का इस तरह से बनेगा। तो ये क्या हुआ? पर्वत से बदल गया पठार। अब पठार के बाद किसका नंबर आएगा? फिर ये ऐसे हल्का सा ये प्लेन एरिया बन जाएगा। तो ये होता है आपका प्लेन, ठीक है। ये 200 मीटर से नीचे होता है, ये 300 मीटर के ऊपर का एरिया होता है, और ये 600 मीटर या उसके ऊपर का एरिया होता है। ये होता है फॉर्मेशन लैंड मासेस का। वैली, ठीक है, वैली मतलब घाटी। अब घाटी क्या होती है? टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ एनी रिवर इज कॉल्ड वैली ऑफ दैट रिवर। मतलब टोटल कैचमेंट एरिया का मतलब क्या हुआ? कि जितने भूभाग का पानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से जिस नदी तक आता है, उस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? उस नदी का कैचमेंट एरिया कहते हैं, और उस एरिया को, उस नदी की हम क्या कहते हैं? वैली कहते हैं, यानी कि घाटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये नदी है आपकी, और यहाँ का पानी अगर इस नदी में आ रहा है, चाहे वो नाले के थ्रू आ रहा है, चाहे वो नाली से बहते हुए आ रहा है, चाहे किसी भी तरीके से आ रहा है, तो इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे? कैचमेंट एरिया, ठीक है। किसका? इस नदी का। तो ये इस नदी की ये घाटी कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? ये होती है वैली। अब फिर ये वर्ड आता है मेन रिवर एंड ट्रिब्यूटरी रिवर, ठीक है, यानी कि मुख्य नदी और सहायक नदी। तो कैसे पता चलेगा कौन सी नदी सहायक नदी है और कौन सी नदी मुख्य नदी है, मेन रिवर है? तो देखो, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है। आप देखो क्या करते हो, जब आप लोग घर बनाते हो तो आपकी नाली ऐसे बनी होती है जिससे आपके घरों का पानी बाहर निकल करके नीचे गिरता है। वो पानी किस में जा रहा होता है? बाहर जो एक चौड़ा सा बड़ा सा नाला होता है, तो ऊपर से नाली पानी आकर के नाले में गिरता है, फिर नाले से बहता हुआ वो पानी उस एरिया से निकल जाता है। मतलब कि आपकी जो नाली है वो इस नाली की तुलना में थोड़ा सा ऊपर है, इसी वजह से इसका पानी का फ्लो किधर होता है? ऊपर से नीचे की तरफ होता है,
क्लियर। तो अब नाला जो है यही इस पूरे एरिया के अलग अलग नालियों के पानी को ये आकर के इस नाले में गिरती हैं और ये नाला आगे बढ़ता चला जाता है बहता हुआ। और नाला भी किधर बहेगा, इधर का पोर्शन ऊपर होगा और उसके जिधर की तरफ नीचा होगा उधर पानी का फ्लो उसी तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो नदी थोड़ी सी ऊपर होगी, जिस नदी की वैली थोड़ी सी अपर वैली होगी, मतलब जिसका कैचमेंट एरिया थोड़ा सा ऊपर होगा, उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ऊपर कैचमेंट वाले एरिया की नदी का पानी बहते बहते नीचे की तरफ आएगा। तो उस नदी का पानी जब नीचे आएगा तो जिस नदी की वैली सबसे नीचे होगी सभी नदियों का पानी उसी नदी में आ जाएगा और वो नदी आगे बढ़ जाएगी। तो इस नदी को जो नाले की पोजीशन में है, जो नीचे है सबसे, ठीक है, उसको हम कहते हैं मुख्य नदी यानी कि मेन रिवर। और जिन नदियों का पानी ऊपरी सतह पर बहते हुए, ऊपर लैंड मास पर बहते हुए इस नदी में आके गिरता है, उन नदियों को हम कहते हैं सहायक नदी। ठीक है। जैसे यमुना गंगा की सहायक नदी है, मतलब कि यमुना जिन भागों में बहती है वह कंपेरेटिवली गंगा जिन भागों में बहती है उससे ऊंचे हिस्से हैं, उससे ऊपर हैं, समुद्र तल से उनकी ऊंचाइयां ऊपर होंगी। वो ऊपर से बहते हुए वो पानी आकर के गंगा में गिरता है, तो नीचे कौन हुई, गंगा। तो यमुना का पानी जब गंगा में गिरा तो अब गंगा ही वो नदी है जो कि मुख्य नदी है और यमुना क्या हो गई, सहायक नदी। ये आप देख रहे हो, ये वैलीज हैं, साइड से ये पानी आकर के इस नदियों में आ रहा है। ठीक है। अब ये जो नदियाँ आ रही हैं, जो स्ट्रीम आ रही हैं, इनको हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी। ठीक है। अब इसके बाद जो वर्ड आता है वो आता है आपका बेसिन, कि बेसिन क्या होता है। ठीक है। तो बेसिन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी क्षेत्र का टोटल रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी जिस नदी के माध्यम से समंदर तक पहुंचता है, किसी भी क्षेत्र का कुल रनिंग वाटर जिस नदी के माध्यम से समंदर तक पहुंचता है, वो पूरा क्षेत्र उस नदी का बेसिन कहलाता है। बेसिन आपने देखा होगा ना, बेसिन कैसा होता है भाई, बेसिन हमारे घरों में भी लगा होता है। हम क्या देखते हैं, ये गोल सा है, बीच में छेद है, ऊपर से चारों तरफ से ये पानी आता है, कहाँ पर, यहाँ पर आता है, और बेसिन की पाइप्स के थ्रू ये पानी हमारा किधर चला जाता है, नाली में निकल जाता है। तो जितने एरिया का पानी यहाँ तक आ गया और इसके थ्रू निकल गया, इसको आपने क्या नाम दे दिया, बेसिन। बिल्कुल उसी तरीके से इस जितने लैंड एरिया का पानी, बहता हुआ पानी जिस नदी के थ्रू समंदर में निकल गया, ये पूरा का पूरा एरिया इस नदी का बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नदी सिर्फ वही बेसिन बनाएगी जो बहती हुई समंदर तक जाएगी। तो जो नदी सागर से जाकर के मिलती है, समंदर में जाके गिरती है, उस नदी का बेसिन बनता है, वही उसी नदी का बेसिन होता है। जैसे हम कहते हैं गंगा का बेसिन, ठीक है, केजी बेसिन मतलब कृष्णा गोदावरी बेसिन, मतलब कृष्णा गोदावरी गंगा ये नदियां जाकर के सागर में मिलती हैं। हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि यमुना का बेसिन, क्यों, क्योंकि यमुना गंगा में जाके मिल गई, यमुना सागर तक नहीं गई, तो यमुना की वैली होगी। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर लो कि वैली सभी नदियों की संभव है, लेकिन बेसिन सिर्फ उन्हीं नदियों का संभव है जो सागर तक बहती हुई जाएंगी। मतलब कि जो नदियाँ लोअर वैली रखती होंगी, जो मेन रिवर बनेंगी, वो जो किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं बनेंगी, किसी की सहायक नदी नहीं बनेंगी, मतलब जो सबसे निचले हिस्सों में बहती हुई निकलेंगी, वही सागर तक जाएंगी और उन्हीं का बेसिन होगा। ठीक है। अब आपको बेसिन, वैली, ट्रिब्यूटरी, मुख्य नदी ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और चीज़ें। अब जैसे यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया, ये नदियाँ इस तरीके से बहती हुई चलती हैं, तो इसको हम बोलते हैं मियांडरिंग पाथ। आप देख रहे हैं ये झरने ऊपर से, देखो ये ऊपर से अभी आ रही है, नीचे गिर रही है, तो अपर लैंड से नीचे की तरफ गिरेगी, फिर बहती हुई निकल जाएगी। ये नदियाँ जब सागर से, ये सागर है, समंदर में पहुँचने से पहले आप देखो ये कई पतले पतले भागों में ऐसे बंट करके निकल जाती हैं, अलग अलग मुख्य धाराओं से निकल जाती हैं। इनलैंड को कुछ और नाम देते हैं, क्या कहते हैं वो देखो। ठीक है। उससे पहले एक वर्ड और होता है इनलैंड ड्रेनेज बेसिन। ठीक है। इनलैंड ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या हुआ कि भाई सभी नदियां समंदर तक नहीं पहुंच पाती। बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो लोवेस्ट उसमें बह रही हैं, लेकिन वो सागर तक नहीं पहुंची। जैसे इंडिया की बात करें, टूनी रिवर ऐसी है कि जो सागर तक नहीं पहुंचती, राजस्थान में बहती हुई, ये लैंड में आकर के वहीं पर उसका पानी वहीं खत्म हो जाता है। तो जिस तरीके से बेसिन क्या करता है
कि पूरे पानी को यहाँ बीच में इकट्ठा ले जा करके एक जगह नाली में कहीं पे डाल देता है। वैसे ही ये लूनी नदी भी अपनी सहायक नदियों का पानी लेकर के राजस्थान में जा करके एक जगह पर, जहाँ पर वो चारों तरफ लैंड है, और वहीं पर ख़त्म कर देती है। सारा पानी वहीं ख़त्म हो जाता है, वहीं पर ले जा करके उसको सारा पानी उड़ेल देती है। तो उसको कहते हैं इनलैंड। मुख्य भूमि के अंदर ही वो उसने क्या करा, सारा पानी को वहीं ले जा करके इकट्ठा करके ख़त्म कर दिया, तो उसको कहते हैं इनलैंड बेसिन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि डेल्टा। तो जो नदियाँ डेल्टा कौन बनाती हैं? जो नदियाँ मुख्यतः मैदानी भागों में बहती हैं। किधर बहती हैं? मैदानी भागों में, लैंड समतल प्लेन एरियाज में बहती हैं। तो पानी जब भी आप देखोगे तो पानी क्या होता है, जब ऊपर से नीचे गिरता है तो तेज एक धार में गिरता है, लेकिन जैसे जैसे वो लैंड में चलना शुरू करता है तो वो अलग अलग उसमें बंटना शुरू हो जाता है। रास्ते में जब कुछ कुछ पत्थर पड़ गया, थोड़ी मिट्टी पड़ गई, कुछ हो गया, तो वो अपना रास्ता बदलता है, तो अलग अलग पतली पतली धाराओं में अलग बहना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, जो इन पानी के और इसके बीच में जो ये लैंड मास बन रहा है, ये लैंड मास ही क्या कहलाता है? डेल्टा। और ये बहुत उपजाऊ होता है। क्यों उपजाऊ होता है? देखो, नदियाँ क्या करती हैं, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिनरल्स पहाड़ों से, पर्वतों से, वहाँ से बहा करके ले करके आती हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? सेडिमेंट या अवसाद कहते हैं। वो ले करके आती हैं। जब वो मैदानी भागों में आती हैं तो वो अवसाद धीरे धीरे एक जगह जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ जमा हो गए, यहाँ जमा होना शुरू हो गए, तो अब उन चीज़ों से जो लैंड फॉर्म बनता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है। उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा। तो एक नदी जो बहती हुई आ रही थी, ये कई धाराओं में बंट गई। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया? डेल्टा। इस तरह से जो भूमि बनती है उसको कहते हैं डेल्टा। ठीक है, जैसे फेमस है आपका सुंदरवन का डेल्टा। तो मुख्यतः पूरब की तरफ जितनी भी नदियां बहती हैं, वो मैक्सिमम नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, वो लगभग सभी नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। और एक दूसरा वर्ड होता है एस्चुअरी। ठीक है, अब एस्चुअरी क्या होती है कि ये जो जैसे मैदानी भागों से बहती हुई नदियाँ होती हैं, वैसे पठारी भागों में या पर्वतीय भागों की नदियाँ होती हैं। तो पर्वत जो है कि पर्वत या पठार जो है, कंपेयर टू लैंड प्लेन एरिया, वो थोड़े से ज़्यादा ऊंचे हैं। तो यहाँ से जो नदी का पानी आएगा तीव्र नीचे गिरेगा, फिर इधर से आके फिर नीचे गिरेगा, और फिर सीधा समुद्र में गिरेगा। तो ये जो पानी है, ये लैंड पे समतल भूमि पर ज़्यादा बहने नहीं पाता। इस वजह से ये अलग अलग धाराओं में बंट नहीं पाता। तो ये पूरा का पूरा पानी थोड़ा सा चौड़ा मुंह बनाते हुए सीधा जाके सागर में गिर जाता है। यहाँ पर ये अपने डिपॉजिट्स इकट्ठा नहीं कर पाता, वहाँ पर कोई फर्टाइल लैंड नहीं बन पाती है। ठीक है, तो ऐसे उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ज्वार नदमुख, या इसी को क्या कहते हो आप? एस्चुअरी कहते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम नदियाँ जो अरब सागर में जिनका पानी बहता है, यानी जो पश्चिम की तरफ बहती हैं भारत में, वो ज़्यादातर नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अब वही चीज़ हमने कहा कि भाई मैक्सिमम नदियाँ जो प्लेटुअस इंडिया में बहती हुई अरब सागर में जाके गिरती हैं वो एस्चुअरी बनाती हैं, और मैक्सिमम नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। अगर डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड एस्चुअरी आपसे पूछे तो आप ये कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, आप लिख सकते हो। ये क्या लिखा है? भाई डेल्टा क्या करते हैं? वेटलैंड्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पर गीली मिट्टी, थोड़ा सा दलदल, उस तरह से आप कहते हो बनाते हैं। एस्चुअरी जो क्या होती है? सॉल्ट वाटर सी और फ्रेश वाटर जहाँ पर मिलते हैं वो एस्चुअरी होती है। ठीक है, वहाँ पर टाइडल बोर बनता है। फिर हम जैसे करें कि डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, गंगा है, महानदी है, ब्रह्मपुत्र है। इंडिया में सारी नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। और वहीं पर तापी और नर्मदा जैसी नदियाँ हैं वो क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं। फिर आगे अगर हम कहें कि डेल्टा इज लो ट्रायंगुलर एरिया ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स वेयर अ रिवर डिवाइड्स बिफोर एंटरिंग अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, मतलब कि नदियाँ क्या होती हैं? अलग अलग धाराओं में बंट जाती हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है? एस्चुअरी में क्या होता है कि नदियाँ क्या होती हैं? फनल शेप। फनल आपने देखा ना, कीप या कुप्पी जिसको कहते हैं, ये इस शेप में बन जाती हैं, तो ये होता है फनल शेप। इसी का उल्टा आप कर लो तो नदियाँ ये नदियाँ आपकी क्या होती हैं? ये इस तरीके से आई, और ये इस तरीके से, ये इनका फनल शेप हो गया। ठीक है, आगे क्या है कि डेल्टा जो है कि मोस्टली यूज्ड फॉर फिशिंग एक्टिविटीज़, बिल्कुल फिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि लैंड थोड़ा सा समतल है, लो फ्लोइंग वाटर है, तो मछलियों जाल डाल करके आसानी से मछलियों को पकड़ा जा सकता है, तो वहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होगी। एस्चुअरी जो एरिया है ये एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा सा होता है।
ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर हाई लैंड वाटर आ रहा है, तो उस पानी को अगर हम थोड़ा सा डाइवर्ट कर पाएंगे तो हम इरिगेशन और उन सब के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस है 3-4 पॉइंट का डेल्टा और एस्चुअरी के बीच में। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमने बताया कि रिवर बेसिन क्या होता है, इसके डेफिनेशन बताई, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, वाटर शेड रीजन क्या होता है। तो देखो एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो ये पर्वत है, अब इधर से जब मानसून आता है, बारिश इधर अगर आकर हुई, तो ये वाला जो पोर्शन है जिधर बारिश नहीं हुई, इसको कहते हैं वाटर शेड एरिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वाटर शेड एरिया। अब जैसे मान लो क्या हो गया कि भाई इधर भी ऊंचा है पोर्शन, इधर भी ऊंचा पोर्शन है, ये बीच में है, तो अब यहाँ पर बीच में ये बारिश हो रही है, तो ये पूरा किसी नदी का बेसिन बन गया। तो ये जो चारों तरफ से उठे हुए पोर्शन है, पर्वतीय भाग हैं, यही क्या कहलाते हैं, वाटर शेड। मतलब ये पानी को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, ये सारे पानी को यहीं पर लेकर के आ रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं इसको, तो आप ये देखिए, अभी ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ था, जैसे ये पोर्शन है, ठीक है, अब सारा पानी इधर का इधर, इधर का इधर, ये पूरा आ रहा है, तो ये उठे हुए भाग इसके वाटर शेड कहलाएंगे। या इस वाले में आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं ना, ये उठा हुआ पोर्शन है, ये उठा हुआ पोर्शन है, यहाँ तक जो पानी बारिश होगी, जो पानी इकट्ठा होगा, ये पूरा इधर ही आ जाएगा। तो यही वाला पोर्शन क्या कहलाता है, इसका वाटर शेड रीजन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला वर्ड आता है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं। अब जैसे मान लीजिए एक नदी है इधर से आ रही और उससे थोड़ी मेन नदी इधर से आ रही, तो ये नदी और ये नदी जहाँ पर मिल रही हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। जहाँ पर एक नदी दूसरे नदी को ज्वाइन करती है, जिस दूसरी नदी से जुड़ती है, वो उसका कॉन्फ्लुएंस कहलाता है। ठीक, फिर सोर्स क्या कहलाता है, जहां से कोई नदी शुरू होती है वह उस नदी का सोर्स कहलाता है। सोर्स मतलब मुख्य स्रोत। माउथ क्या कहलाता है, वेयर अ रिवर मीट्स अ लेक, द सी और एन ओशन, वो उसका क्या कहलाता है, माउथ। जैसे मान लीजिए ये नदी बहती हुई जा रही है, अब यहाँ पर कोई झील है, तो ये अगर नदी झील में आके मिल रही है तो इस नदी का ये मुख कहलाएगा। अगर यही बहती हुई नदी सागर में जाके मिल रही है, सागर में गिर रही है, तो चाहे वो डेल्टा या एस्चुरी बनाते हुए जो जा रही है, वो डेल्टा या एस्चुरी जहाँ पर वो मिल रही है, वो उसका क्या कहलाता है, माउथ कहलाता है। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन एक एग्जाम्पल है ओपन सिस्टम का। ओपन सिस्टम क्यों, क्योंकि ये इनपुट और आउटसाइड यानी इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ये ओपन है। ओपन क्यों है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन यानी बारिश के थ्रू पानी किसी भी ड्रेनेज बेसिन में डायरेक्टली आता है और पानी बहता हुआ सागर यानी सी तक, समंदर तक जाता है और यही पानी इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में भी जाता है। ठीक है, तो जो ड्रेनेज बेसिन है ये बेसिकली क्या है, एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाय डीआरएस मैथ्स। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप क्या करो, शेयर करो, जिससे वो सभी इसका फ़ायदा उठा सकें।